हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। अब नेक्स्ट कंपनी जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है पावर सेक्टर से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ईपीसी काम करने वाली कंपनी। कंपनी का नाम है ट्रांस रेल लाइटिंग। तो रिसेंटली इनका आईपीओ आया था दिसंबर ऑफ लास्ट ईयर और 2 क्वार्टर हो गए इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। आई एम ट्रैकिंग इट क्लोजली। तो परफॉर्मेंस इनका अच्छा रहा है। पूरा एफआई जो 25 है इनके लिए अच्छा गया है और कंपनी हैज डिलीवर्ड जो इन्होंने खुद के इनके मैनेजमेंट ने बोला था इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू या फिर मार्जिन। इन्होंने जो भी गाइडेंस दिया था उसको अचीव किया है। विल टॉक अबाउट द नंबर शॉर्टली। तो अब पूरे पावर सेक्टर को अगर आपको प्ले करना है कि इंडिया में पावर का डिमांड बढ़ेगा एंड कंटिन्यूसली देयर इज गोइंग टू बी अ स्कोप ऑफ ग्रोथ ये पूरे सेक्टर में, तो देयर आर मल्टीपल वेज। इधर आप जो पावर सेक्टर में जनरेशन कंपनीज है जैसे एनटीपीसी हो गया उनके स्टॉक खरीद सकते हैं, या फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनीज है जैसे टाटा पावर हो गया, राइट। या फिर उसके अलावा एक और जो ऑप्शन है वो है ये ट्रांसरेल लाइटिंग, जो इसेंशियली ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सेगमेंट में ईपीसी का काम करती है। अब ईपीसी क्या है? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। तो ये पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, पोल्स है या फिर लेटाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ये सारा जो सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है या फिर ये जो पोल कंस्ट्रक्शन का काम है, ये काम करती है ये ट्रांसरेल लाइटिंग कंपनी। और इनका 40+ ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। आईएसओ सर्टिफाइड ये कंपनी है। ये अपना जो कंपोनेंट्स लगते हैं पूरे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के स्ट्रक्चर्स को बनाने में, ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनका स्ट्रॉन्ग डिजाइन और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है और ओवर द ईयर्स इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया है। इसकी वजह से इनको रिपीटेड ऑर्डर्स मिलते हैं। तो ये इनका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और कंपनी के नंबर्स तो एज आई सेड ऑलरेडी कि अच्छे आ रहे हैं, तो कंपनी के लिए ग्रोथ भी है। तो ये ईपीसी प्लेयर तो हमने पास में भी कवर किए हैं, जैसे ईआईएल, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, जो वाटर के ट्रीटमेंट प्लांट्स बिठाती है, वहां पे ईपीसी का काम करती है, हमने उसकी बात की थी। सोलर रिलेटेड ईपीसी प्लेयर हमने स्टर्लिंग एंड विल्सन की बात की थी। देन हमने पॉलीकैप का दिखा है कि ईपीसी का एक बिजनेस है। तो अब ईपीसी बिजनेसेस में जनरली जो मार्जिन होते हैं वो सिंगल डिजिट में होते हैं, मतलब 7, 8, 10%। इवन स्टर्लिंग विल्सन की हमने बात की, उनके ग्रॉस मार्जिन हार्डली 10, 11% है। एबिटा मार्जिन उससे कम होते हैं। पॉलीकैप की हमने बात की, उनका भी जो ईपीसी बिजनेस है वो ग्रो हो रहा है। इनके बिजनेस में अराउंड 8 to 10% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, बट उसके भी मार्जिन सिंगल डिजिट में अभी सॉ राइट कि उसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल पॉलीकैप के मार्जिन कम हो जाते हैं बिकॉज ईपीसी के मार्जिन ओवरऑल कम होते हैं। बट ये दो जो कंपनीज है, हमने ईआईएल को भी पास में ट्रैक किया, तब मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि ईआईएल के पास जो बेनिफिट है वो इन हाउस पूरा अपना ईपीसी का काम है, इंजीनियरिंग से लेके डिजाइनिंग से लेके पूरा वो जो प्लांट होता है वो कमीशन करना खुद करती है। उसकी वजह से उनका अपने कॉस्ट पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है। उसी की वजह से ईपीसी जो ये ईआईएल है उसके मार्जिन बेटर दिखते हैं कंपेयर टू जो उसका बहुत बड़ा एक पीयर कंपनी है वीएटेक वबाग, राइट। तो ये हमने प्रीवियसली भी बात किया है। तो सिमिलरली, वेरी सिमिलरली, ये जो ट्रांसरेल लाइटिंग कंपनी है इसके भी मार्जिन आप देखेंगे तो डबल डिजिट्स में है। ऑलमोस्ट 12-13% के बीच में इनके मार्जिन है इस साल के। ये थोड़े ज्यादा है कंपेरेटिवली जो नॉर्मलाइज मार्जिन होते हैं ईपीसी में, सिंगल डिजिट में। इवन आप इनके पीयर के साथ आप इसको कंपेयर करेंगे, जो केईसी इंटरनेशनल है, क्वाइट बिगर प्लेयर, ऑलमोस्ट 3 times द साइज है मार्केट कैप अगर देखेंगे तो उस हिसाब से इनके मार्जिन देखेंगे तो 6-7%, 8% के आसपास केईसी इंटरनेशनल के मार्जिन है। ऑन द अदर हैंड आप ट्रांसरेल के लाइटिंग के अगर मार्जिन देखेंगे डबल डिजिट में। तो इसी की वजह से मुझे कंपनी इंटरेस्टिंग लगा, तो आई वेंट इनटू डिटेल की चेक भाई ये कंपनी अचीव कैसे कर पा रही है, इनका क्या ऐसा खासियत है कि इतने स्ट्रॉन्ग मार्जिन कमांड कर पा रही है ईपीसी वाले बिजनेस में। ईपीसी में एज सच कोई मोट नहीं होता है कि अब ये ईपीसी वाला जो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन का काम है, अगर आपके पास कैपेबल लोग हैं तो कोई भी कंपनी कर सकती है। तो ऐसा एंट्री बैरियर्स नहीं होते हैं। तो आपके पास कुछ तो खास कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जिसकी वजह से आप हायर मार्जिन को कमांड कर पाओ और आपके बिजनेस में ग्रोथ आए। तो विल अंडरस्टैंड इनके बिजनेस में ऐसा क्या खासियत है। तो चलो अंडरस्टैंड करते पहले तो इनका बिजनेस मॉडल क्या है। एज आई सेड कि ये 40+ ईयर एक्सपीरियंस कंपनी है। अब इनका जो खास बात है कि ईपीसी प्रोजेक्ट करते वक्त आप ये ईपीसी का जो पूरा काम है उसके लिए बिड करते हैं, डिफरेंट टेंडर्स होते हैं एंड कॉम्पिटिटिव टेंडर्स होते हैं, आपको एग्रेसिवली बिड करना पड़ता है। फिर आप अगर वो टेंडर की कंडीशंस को मीट करते हो कि नहीं, वो सब बैकग्राउंड चेक्स होता है। आपकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कैसी है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए मैन पावर है कि नहीं, सारे चेक्स होते हैं, राइट। और फिर आप बिड करते हो एंड अगर आपको कंडीशन को मीट करते हो तो आपको बिड वो सक्सेसफुली आपको मिल जाएगा। तो इस कंपनी की खास बात क्या है, मार्जिन कमांड करने को इनको जो हेल्प करता है वो है ये बैकवर्ड इंटीग्रेटर है फुल्ली। तो ये जो पूरे लैटाइज स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए जो चीजें लगती है, जो फ्रेम्स है या फिर पोल्स है, इसके अलावा जो कंडक्टर्स है, ये सारा जो मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी इन हाउस करती है। नाउ अंडरस्टैंड, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है तो आपको ये सारा जो मटेरियल है ये प्रोक्योर नहीं करना है बाहर से, आपका कहीं पे भी डिपेंडेबिलिटी नहीं है। तो अगर वहां पे प्राइजेस बढ़ते हैं या फिर वहां पे अगर आपके लिए कॉस्ट इंक्रीज होते हैं तो यू कैन मैनेज देम इंटरनली, आप उनको मैनेज कर सकते हो व्हाइल बिडिंग फॉर द प्रोजेक्ट्स। तो ग्रोथ भी आएगी एंड यू कैन बिड फेवरेबली अगर टू मेंटेन मार्जिन एज वेल। तो कंपनी यही एस्पेक्ट पे फोकस करती है। एक तो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इनका स्ट्रॉन्ग है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, तो इसकी वजह से इनका मार्जिन पे भी कंट्रोल है और यही इनकी खास बात है जो इनको हायर मार्जिन कमांड करने में व्हाइल मेंटेनिंग द ग्रोथ
सपोर्ट करता है। अगर अब इस क्वार्टर के इनके नंबर्स अगर देखिए, यू विल नोटिस इनका रेवेन्यू 40% से बड़ा है, ऑलमोस्ट 1950 करोड़ का रेवेन्यू है। एबिटा एट 237 करोड़ है जो 41% से बड़ा है। पैट 27% से बड़ा है जो 127 करोड़ के आसपास है। मार्जिन इनके अच्छे आए हैं, 12.2% एबिटा और जो 6.5% के आसपास पैट मार्जिन है। फुल ईयर नंबर देखेंगे तो 30% रेवेन्यू ग्रोथ है, 41%, 42% के आसपास एबिटा ग्रोथ है, 40% पैट ग्रोथ है। अगेन मार्जिन 12.7% जो 100 बेसिस पॉइंट से बड़े हैं, और जो पैट मार्जिन है 6.1% जो 45% से बड़े हैं। तो स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छे नंबर्स है। बट इनके बिजनेस में थोड़ी सीजनैलिटी होती है, मतलब थोड़ी ज्यादा ही सीजनैलिटी है। मतलब इनका जो H1 होता है वो वीकर होता है, बिकॉज जो रेनी सीजन होता है तो यहाँ पे मानसून के टाइम पे जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो H1 इनका जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट 35-40% के आसपास होगा। बट H2 काफी स्ट्रॉन्ग होता है, एग्जीक्यूशन पिकअप होता है, और फिर जो रिमेनिंग 55 to 60% रेवेन्यू है वो H2 में आता है। तो यही इनके साथ इस साल में भी हुआ है। H2 इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर देम, अगर आप नंबर देखेंगे। और इन्होंने लगता है कि H1 होते होते या फिर Q3 आते आते इनका जो गाइडेंस है मे बी ये पीछे रह जाएंगे, ऐसा लगता है। बट इन्होंने अपना वो परफॉर्मेंस जो है, इन्होंने खुद जो गाइडेंस दिया था कि हम लोग ऑलमोस्ट 30% रेवेन्यू करेंगे, 12.5% का एबिटा मार्जिन करेंगे, डेफिनेटली 100% मीट किया है या थोड़ा एक्सीड ही किया है। तो वो डिपेंड, अभी फर्स्ट टाइम वी आर ट्रैकिंग द कंपनी, तो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कितना है या फिर मैनेजमेंट का जो वर्ड है उसको कितना एक्यूरेटली लेना है, तो वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। एंड आई वाज लुकिंग फॉर कि भाई चलो एक बार देख लेते हैं, रिजल्ट आएगा तो बात करेंगे। बट आई वाज, जैसे इनका मैनेजमेंट को मैंने प्रीवियस कॉन कॉल में और फिर इंटरव्यूज में सुना था, इवन आईपीओ के टाइम पे सुना था, तो मैनेजमेंट वाज साउंडेड वेरी प्रूडेंट। अब इनका अगर मैनेजमेंट के आप की मेंबर्स देखेंगे तो बागड़े सर है जिन्होंने शुरुआत की थी कंपनी की। इसके अलावा एमडी और सीईओ जो है वो रणदीप नारंग सर है। अब अगेन ये कंपनी के जो एमडी सीईओ है ये कहाँ से आए हैं, जो पीयर कंपनी है ये इनकी केईसी इंटरनेशनल, तो ये श्रीलंका हेड थे ऑपरेशंस के, तो वहां से ये यहाँ पे ज्वाइन हुए ट्रांसरेल लाइटिंग में, और एमडी सीईओ है करंटली। तो अगेन स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इनकी मैनेजमेंट की, जो इनको एड करता है। ये सारे बिड जो होते हैं वहाँ पे कैसे सिलेक्टिवली टेंडरिंग के लिए आपको बिड करना है और फिर मार्जिन को भी मेंटेन करना है, तो अच्छा खासा इनका कैपेबिलिटी है। तो बेसिक पॉइंट ये है कि इनका बिजनेस सीजनल होता है, H2 इज मच स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू H1, और ये इनके इस साल के नंबर्स में दिखेगा। तो वाइल गोइंग फॉरवर्ड, जैसे आप इनको अगर ट्रैक करेंगे आगे चलते हुए, कीप इन माइंड कि ये जून वाला क्वार्टर होगा, सितंबर वाला क्वार्टर होगा, वहां पे एक्सपेक्ट करना कि रेवेन्यू वुड बी लेसर इन टर्म्स ऑफ जो एब्सोल्यूट नंबर होगा। विल हैव टू कंपेयर इट ईयर ऑन ईयर, और पूरा साल के नंबर देखना पड़ेगा कि कैसे पैन आउट होता है। इनका ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है, विल गो टू द ऑर्डर बुक, बट करंटली ये इनका सिचुएशन है। अब इनका जो रेवेन्यू का स्प्लिट है अगर उसको देखेंगे तो इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू अभी भी डोमेस्टिक है, बट इंटरनेशनल का जो कंट्रीब्यूशन इनके रेवेन्यू में बढ़ रहा है। तो 2022 में जो इनके रेड इन प्रोस्पेक्टिव में डिटेल्स है, 2022 के आसपास इनका जो इंटरनल मैच मार्केट का जो कंट्रीब्यूशन था अराउंड 38% था, जो 25 चल रहा है, खत्म हो गया, उसके एंड में ऑलमोस्ट 50% के आसपास आया है। तो इंटरनेशनल का बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है। अब ये पॉजिटिव क्यों है कंपनी के लिए, बिकॉज इंटरनेशनल बिजनेस में इनको जो मार्जिन मिलते हैं वो वे बेटर है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर ये कोई ईपीसी का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, वहां के एबिटा मार्जिन इनको मिलते हैं ऑलमोस्ट 12.5 to 13.5, तो ये बेटर है और इनके ओवरऑल मार्जिन को सपोर्ट करता है। डोमेस्टिक में इनके एबिटा मार्जिन अराउंड 10.5 to 11% के आसपास होते हैं। तो इट इज बेटर फॉर अ कंपनी अगर इंटरनेशनल मार्केट का इनका अगर रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है बढ़ता है। अभी अगर ऑर्डर बुक की पोजीशन देखेंगे तो यू विल नोटिस इनको ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ प्लस ऑर्डर्स इस साल में मिले हैं, और इनका करंटली ऑर्डर बुक मोर देन 15,000 करोड़ है। तो सिग्निफिकेंट, यू कैन लुक एट द नंबर्स, 100% से ज्यादा ऑर्डर जो इनटेक है वो भी बड़ा है, और जो ओवरऑल ऑर्डर बुक है वो भी स्ट्रॉन्ग नंबर से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। नो अगेन पॉइंट टू लुक, ये जो ऑर्डर बुक करंटली है उसका मेजर कंट्रीब्यूशन अगेन जो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वही सेगमेंट में है जो कंपनी का ब्रेड एंड बटर बिजनेस है। तो काफी अदर सेगमेंट्स में कंपनी डाइवर्सिफाइड है, इन्होंने प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट किए हैं, कैपेबिलिटी भी है रेलवे प्रोजेक्ट्स करने की, सोलर ईपीसी, सिविल कंस्ट्रक्शन, बट ब्रेड एंड बटर बिजनेस पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। तो ये हो गया इनका ऑर्डर बुक का जो करंटली सिचुएशन है। अब अगेन आई वांट टू आल्सो हाईलाइट इनका ज्योग्राफी वाइज जो प्रेजेंस इंटरनेशनल मार्केट में वो कहाँ पे है। तो मेजॉरिटी इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट किए हैं, अब प्रेजेंस तो ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज के आसपास है, बट मेजॉरिटी एग्जीक्यूशन इनका साउथ अफ्रीका, मिडल ईस्ट मार्केट, ये रीजन्स में और एशियन रीजन में कुछ प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं कि इनके जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है और जो इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है वो नियर बाय रीजन्स में है, सिमिलर रीजन्स में है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि कंपनी को जो ऑर्डर्स है वो रिकर हुए हैं या फिर उनको रीऑर्डरिंग हुआ है सिमिलर ज्योग्राफीज में, और ये तभी होता है अगर आपने उस प्रोजेक्ट में किसी रीजन में, किसी कंट्री में जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है वो आपने एफिशिएंटली किया है, वो आपने अच्छे से उसको कंप्लीट किया है विद ऑल दी जो भी कंडीशंस थे आपने उनको मीट किया है, आपका एग्जीक्यूशन अच्छा रहा है,
दैट्स वाई आपको रिपीटेड ऑर्डर्स मिले हैं। तो ये इन्फ्रेंस निकलता है, ये ज्योग्राफिक जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर किया है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, जो इन्होंने बिजनेस अपडेट शेयर किया है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, इनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, देवली है, वडोदरा है, इसके अलावा सिलवासा में इनकी फैसिलिटीज है। तो ये जो पूरा टावर स्ट्रक्चर है, लैटाइस स्ट्रक्चर इनको कहते हैं, इफ यू लुक एट सम ऑफ दिस इमेजेस यू विल नोटिस। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं लैटाइस स्ट्रक्चर्स के, ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इनका देवली में, और जो वडोदरा में फैसिलिटी है 2 जगह पे। और इनका कैपेसिटी हम विल गो टू द नंबर। तो ये 4 लोकेशन में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कैपेसिटी इनका जो करंट है ये कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं, बिकॉज जितने ऑर्डर्स मिलेगा वहां पे उन सारे कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको अगर रिक्वायरमेंट को मीट करना है, ऑर्डर को एग्जीक्यूशन करना है, तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग भी करनी पड़ेगी। तो इन्होंने ऑलरेडी आईपीओ की फंडिंग के बाद से 90 करोड़ का एलोकेशन किया था कैपेक्स रिलेटेड सारे खर्चे के लिए। 250 करोड़ का इन्होंने अमाउंट साइड में रखा था फॉर वर्किंग कैपिटल, 90 करोड़ अलोकेट किया था फॉर कैपेक्स। तो ये ऑलरेडी कैपेक्स कर रहे थे, अपनी कैपेसिटीज को ऑलमोस्ट, ये टावर हो गया या फिर कंडक्टर हो गया, उसको डबल करने वाले थे। बट ऑलरेडी इन्होंने एक नया प्लांट अनाउंस किया है फॉर टावर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये नया प्लांट इनका आने वाला है अगेन इन आई थिंक वडोदरा रीजन। तो ये अपनी कैपेसिटीज को ब्राउनफील्ड भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, नया प्लांट भी लगा रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग की फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कहाँ कितना है, तो उसको मीट करने के लिए ये अपना कैपेक्स को भी बढ़ा रहे हैं। तो सी कंपनी के जो सारे स्टेप्स है ना, वो राइटली अलाइंड होने चाहिए। अगर वो आईपीओ ला रही है, पैसा उठा रही है, तो पैसे का इस्तेमाल कहाँ पे कर रही है? अगर उसको डिमांड दिख रहा है तो वो कैपेक्स करनी चाहिए। तो कंपनी क्या ये सब कर रही है? तो ऑलवेज आई मीन लुक एट ऑल दिस काइंड ऑफ पॉइंटर्स एंड ट्राई टू जॉइन कनेक्ट द डॉट्स। तो ये सारे पॉइंट्स लगता है कंपनी को होप है, कंपनी को ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी कर पा रही है, ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है, फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के लिए कैपेसिटीज को रैंप अप करना जरूरी है। तो सारे स्टेप्स इनके मुझे अच्छे से अलाइन लगते हैं। तो इनका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, अब सी 5,300 करोड़ इन्होंने साल में रेवेन्यू किया है, 15,000 करोड़ का रेवेन्यू है, ऑर्डर बुक है। तो अगर इनका जो गाइडेंस है कि हम इस साल में 30% से ग्रो हुए हैं, FY26 में अगर 25% से ग्रो होते हैं, तो ये ऑर्डर बुक जो है करंटली इनके ऑलमोस्ट 2 साल को इनको आराम से हेल्प कर सकता है। अगर नए ऑर्डर्स नहीं भी आते तो 25% के आसपास तो ये ग्रोथ कर लेंगे, बट पूरे साल में ऑब्वियसली अगले 2 साल में तो इनको नए ऑर्डर्स अगेन मिलेंगे ही। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, तो ये 25% के मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकते हैं, और यही इनका गाइडेंस भी है। तो अब गाइडेंस की बात करते हैं, FY26 के लिए मैनेजमेंट का क्या कहना है। अभी इनका कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हुआ है, बट इंटरव्यूज में जो मैनेजमेंट ने बोला है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इन्होंने बोला है कि FY26 के लिए हमारा रेवेन्यू गाइडेंस होगा 25% प्लस, उसको अचीव करने का हमारा टारगेट है, वाइल मेंटेनिंग द मार्जिन्स जो करंटली 12.5% प्लस पे चल रहे हैं। इन मार्जिन्स को हम आगे चलते हुए भी कंटिन्यू करेंगे, ऐसा इनका कहना है। अब कंपनी एज आई ऑलरेडी सेड 30,000 करोड़ का इन्होंने लास्ट H2 में जो टेंडर से उनके लिए बिड किया था, इनका बिड विन रेशियो जो है अराउंड 8 to 10% का है। मतलब उसमें से 3,000 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड था, जो इनको H2 में मिल भी गया है। तो ये काफी सिलेक्टिवली बिडिंग करती है, बिकॉज इनको काफी कॉन्शियसली पता है हमें मार्जिन्स मेंटेन करने हैं। मैनेजमेंट काफी प्रूडेंटली बात करता है, काफी सकिंग है, काफी वाइजली अपने वर्ड्स को यूज करता है। ऐसा नहीं कि ओवर एस्टिमेट करे, ओवर प्रॉमिस करे, अंडर डिलीवर करे। तो ये सारी चीजों को भी मैं एनालाइज करता हूँ जब मैं मैनेजमेंट की बातें सुनता हूँ। तो मुझे ये सारे पॉइंट्स पे भी मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो रीजनेबल लगा, और कैपेबिलिटी है इनको ये सब अचीव करने के लिए। तो काफी कुछ सही जा रहा है इनके लिए, कैपेक्स कर रहे हैं। अब ओवरऑल अगर समराइज करें तो ये साल इनके लिए अच्छा रहा है, और ये ग्रोथ जो इन्होंने 25% से अचीव किया, ये आगे जाते भी कंटिन्यू हो सकती है। ऑर्डर बुक है, मार्जिन भी इनके स्ट्रॉन्ग है, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, कैपेक्स कर रहे हैं। तो ओवरऑल इनका लगता है कि आगे चलते हुए भी प्रॉस्पेक्टस अच्छा होगा। अब अगर थोड़ा वैल्यूएशन की बात करें, बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड टू लुक एट कि भाई स्टॉक चला के नहीं। अब मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक तो ओवरहैंग होता है कि भाई लॉक इन पीरियड खत्म होगा आईपीओ के बाद, जो 90 डेज वाला होता है, तो अब वो भी हो गया है, मार्च में इनका लॉक इन खत्म हो गया है, तो वो एक सप्लाई ओवरहैंग होता है। मे बी उसकी वजह से स्टॉक नहीं चला है, बट रिसेंटली अब थोड़ा रनअप में थोड़ा स्टॉक आगे बढ़ा है। बट अभी भी इसका पी देखेंगे तो 23 का करंट पी है। अगर 25% हम रेवेन्यू ग्रोथ को कंसीडर करते हैं, 25-28% जो इनका गाइडेंस है हम कर सकते हैं, अगर उसको हम कंसीडर करें, पैट मार्जिन इनके 6% भी पकड़े, तो ये करंटली अपने 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे ऑलमोस्ट 19 पी पे चल रहे हैं। और ये काफी अंडररेटेड लगता है मुझे जब हम इसको कंपेयर करते हैं केईसी इंटरनेशनल से, जो इनका काफी सिमिलर पीयर कंपनी है, वो ऑलमोस्ट 47 के पीई पे चल रहा है। तो इसका आधा भी पीई अगर इसको नहीं मिल रहा है, तो विच लुक्स बिट ऑफ। तो मुझे लगता है कि इनका थोड़ा सा री रेटिंग होने का चांसेस है यहाँ पे। अब ये तो मार्केट ही जब खुलेगा कल तो पता चलेगा कि इसको कैसा रिएक्शन मिलता है। बट मुझे ओवरऑल बताऊं तो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इनकी स्ट्रांग लगती है। इनका लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। अब विल हैव टू ट्रैक आगे चलते हुए ये कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं अपने ग्रोथ मोमेंटम को। आई विल डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड। लेट मी नो इफ यू हैव क्वेरीज, आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।